नीचे कौन कौन है? मैंने अनजान बनकर सवाल किया। आज पहली बार हमारी शनाख्त नहीं मानी गई, वो दुख भरी आवाज में बोला। इस शनाख्त पर हमारे लिए छावनियों के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारी तलाश में था। नाकाम होने के बाद दूसरों को उठा कर ले गए। अब मेरे साथ बीबी साहिबा है और अरशद ने फाटक पर ड्यूटी संभाल ली। जल्दी से टेलीफोन के कटे हुए तार जोड़ दो, मुझे अव्वल खान से बात करनी है। मैंने जीने उतरते हुए कहा। मैं तार जोड़ दिए लेकिन फोन काम नहीं कर रहे। उसने बुरी खबर सुनाई, शायद इन्होंने झटके मारकर टेलीग्राफ के खंबे पर से तार तोड़ दिए हैं। मुझे सीढ़ी लेकर खंबे पर जाना होगा। हम जीने तय करके ड्राइंग रूम में पहुंच गए, जहां ऐसी अबतरी फैली हुई थी जैसे वह बदमस्त शराबियों ने अफरा तफरी मचाई हो। कालीन जगह जगह से सिमटा हुआ था। जली हुई सिगरेटों के टोटे कालीन पर मसले हुए थे। सोफे वगैरह अपनी जगह छोड़ चुके थे और कमरा तंबाकू के मिले जुले धुएं से भरा हुआ था। गजाला ड्राइंग रूम के एक गोशे में खामोश और वकार के साथ बैठी हुई थी। वो ऊपर गए तो मेरा दम निकल गया था कि तुम दोनों पकड़ लिए जाओगे। वो वीरा से गले मिलकर कांपती हुई आवाज में बोली। वो नाकाम वापस लौटे तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई कि खुली छत से तुम दोनों कहां गायब हो गए। तुमने उन दोनों पर क्या मंत्र फूंका था कि उन्हें कुछ नजर नहीं आया? वो डैनी का मंत्र था। आखिरी लम्हात में मुझे छज्जे पर उतार ले गया था। वीरा कैका मारकर बोली। बेहोश कैदी को ले जाने वाला आदमी भी अभी तक नहीं लौटा। यानी अपनी बातों में उलझा हुआ छोड़कर मैं बशीरे से मुखातिब हो गया। उसे अब तक लौट आना चाहिए था। इस वक्त हमारी नफरी बहुत कम रह गई है। हम में से कोई बाहर नहीं जा सकता। तुम खंबे पर जाकर तार जोड़ने की कोशिश करो। इन्हें रात खत्म होने से पहले थाने से वापस लाना है। मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो सारे पुलिस वाले वापस चले गए, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इंचार्ज ने यहाँ की निगरानी के लिए 1-2 आदमी जरूर छोड़े होंगे। तुम बिल्कुल बाहर ना निकलना। मैं उसकी हमदर्दाना हदायत पर मुस्कुरा कर रह गया। वो बेचारा अपनी शनाख्त के गैर मुअस्सर साबित होने पर सख्त शर्मिंदगी में मुब्तला नजर आ रहा था, जबकि इस मामले में वो सरासर बेकसूर था। वो खामोशी से चला गया और मैंने टहल कर गेस्ट हाउस का जायजा लेना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने तलाशी के दौरान में घर में कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई थी, लेकिन उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चीज को बखेर के रख दिया था। अलमारियों से कपड़ों के ढेर बाहर गिरा दिए गए थे। मसैरियों से गद्दे और तकिए नीचे खींच लिए गए थे। जहांगीर की बड़ी वाइन कैबिनेट से सारी बोतलें निकाल ली गई थी। गनीमत यह था कि वीरा और गजाला की मुश्तरका ख्वाबगाह की सिंगार मेज के निचले खाने में चीजों के दरमियान छुपी हुई बीम गन उन लोगों की नजरों से बच गई थी, वरना तकरीबन हर चीज के साथ उखाड़ पछाड़ की गई थी। मैंने कई बार दोनों फोन देखे, लेकिन वो बददस्तूर बेजान पड़े हुए थे। कुछ देर बाद फैक्ट्री का आईनी फाटक खुलने की पुरशोर आवाज सुनकर हम तीनों बुरी तरह चौंक पड़े। मैंने बेसाख्ता बरामदे की तमाम रोशनियां गुल की और अंधेरे में चुप कर फाटक का जायजा लेने के लिए उधर दौड़ लगा थी। इस आवाज पर गजाला के साथ वीरा भी बौखला गई थी, क्योंकि इस फैक्ट्री का फाटक आम तौर पर बहुत ज्यादा शोर के साथ नहीं खुलता था। मैं बरामदे में पहुंचा तो वो दोनों भी चाय की तरह मेरे पीछे लगी हुई थी। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि खुले हुए फाटक में से अव्वल खान के तीसरे आदमी की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। आखिरकार वो प्रताप अधिकारी से छुटकारा हासिल करके आ ही गया था। उसकी गाड़ी अंदर पहुंचती अरशद ने दोबारा फाटक बंद कर दिया। इस बार भी उसने आईनी कुंडों को दानिस्ता खड़काया था, ताकि अंदर वाले फाटक खुलने और बंद होने से बाखबर रह सके। ऊपर चले आओ। मैंने तीसरे आदमी को गाड़ी से उतरते देखकर बरामदे से हदायत दी और वो गाड़ी के दरवाजे को देखे भाले बगैर दफ्तर की इमारत में दाखिल हो गया। मैं उसके साथ ही ड्राइंग रूम में पहुंचा। मैं वापसी में ताखीर होने पर उससे कड़ी बासपुरस के इरादे किए बैठा था, लेकिन उसने मेरा सामना करती मशीनी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। मैं वापस आया तो यहाँ पुलिस की कई गाड़ियां जमा थी। मैं अंदर आने के बजाय आगे निकलता चला गया। मैं टेलीफोन करके यहाँ के हालात जानना चाहता था, लेकिन मुझे कहीं कोई पब्लिक टेलीफोन नहीं मिल सका। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेडिकल स्टोर से फोन किया तो काफी देर तक यहाँ के दोनों फोन मसरूफ मिलते रहे। इस पर मेरा माथा ठिनका कि यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है। मैं साहब को यहाँ छोड़कर गया था। मैंने मजबूर होकर स्टेशन 4 के ड्यूटी ऑफिसर को यहाँ के बदले हुए हालात से आगाह करने के लिए फोन किया तो वहां साहब खुद मौजूद थे। फैक्ट्री पर पुलिस की कई गाड़ियों की मौजूदगी की खबर सुनकर वो परेशान हो गए। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। उन्हें खबर देने के बाद मैंने एक पेट्रोल पंप से गाड़ी की स्टेपनी पर पुराना टायर चढ़वाया, ताकि किसी इमरजेंसी में हम सिर्फ एक टायर की वजह से न फंस जाए। इस काम से फारिग होकर मैं सीधा आया हूँ। उसकी तफसीली रिपोर्ट सुनकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया और मैंने तारीफी लहजे में कहा, तुमने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं अव्वल खान से बात करने के लिए बेचैन था। पुलिस हमारे 3 आदमियों को ले गई है। फोन की लाइनें भी तोड़ फोड़ गई है। वीरा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। बशीर खंबे पर सीढ़ी लगाकर तार जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे देखता हुआ आया हूँ, लेकिन उसके पास से नहीं रुका। तुम वाकई बहुत होशियार हो। मुझे एतराफ करना पड़ा। तुम नीचे ही मौजूद रहो। हमें अव्वल खान की आमद का इंतजार करना है। तुम्हारा कैदी उसी गोदाम में पड़ा हुआ है। वहां अंधेरा ही रहने देना। अंधेरे में तो वो चीख चीख कर कयामत खड़ी कर देगा। वो बुखलाए हुए लहजे में बोला, इस गोदाम में बिल्लियों के बराबर चूहे भी धरे हैं। उसे उधेड़ कर रख देंगे। फिक्र मत करो, उसके मुंह में कपड़ा भी ठोसा हुआ है। वीरा बेपरवाही से बोली, चूहे उसके खुले हुए जख्मों पर चिरके लगाते रहेंगे तो सुबह तक उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है कि इस गोदाम में बहुत सी कुदरती तशद्दुद के इंतजामात मौजूद हैं।
उसने अपना हाथ पेशानी तक ले जाकर सलाम किया और फौरन ही वापस लौट गया। मोतीलाल के मामले में अभी तक सारी खुशनसीबियां हमारा साथ दे रही हैं। मैंने वीरा से कहा, पहले वो पुलिस वालों की नजरों से बचा रहा और अब चूहों में ऐश कर रहा होगा। उस पर लानत भेजो और अपने साथियों की फिक्र करो। उनके बारे में थानेदार के तेवर अच्छे नहीं लगते थे। गजाला ने मेरे तबसरे पर किसी खुशी का इजहार किए बगैर कहा, इनके लिए अव्वल खान ही कुछ कर सकता है। मैंने उदासी से कहा, हम इसका इंतजार करेंगे। वक्त का सफर जारी रहा। इंतजार करते करते हमारी आंखें पथराने लगी, लेकिन अव्वल खान नहीं आया। इस दौरान में बशीर भी नाकाम रहा था। खंबे पर अंधेरा होने की वजह से वो गुच्छों में फैक्ट्री के तार तलाश नहीं कर सका था। उसे तारों के सिरे मिल जाते तो वो उन्हें किसी दूसरी लाइन से भी जोड़ सकता था, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आ सकी थी। अव्वल खान को फैक्ट्री में पुलिस की मौजूदगी की खबर मिल चुकी थी, इसलिए टेलीफोन का मामला इतना अहम नहीं रहा था। लेकिन अव्वल खान की आमद में होने वाली गैर मामूली ताखीर ने हम तीनों को एक नई तशवीश में मुब्तला कर दिया था, जो हर लम्हे बढ़ती ही जा रही थी। जिम क्लार्क के कत्ल और फिर उसके मुल्क के सफारतकारों के मुतवक्का दबाव के नतीजे में स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने हंगामी पैमाने पर स्टेशन 4 को इसके पुराने ठिकाने से सुपर हाईवे की एक दूर उफ्तादा फायरिंग रेंज में मुंतकिल कर दिया था। मुझे खौफ लाहक हो चला था कि अव्वल खान वहां से बदहवासी के आलम में रवाना होने के बाद ट्रैफिक के किसी हादसे का शिकार न हो गया हो। मुझे बहुत शिद्दत से STF के हिसास लासिल की मुवासलाती आलात याद आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इस रात किसी के पास कोई ऑपरेटर्स नहीं था। हम तीनों मसरूफ रहने के लिए ढूंढ ढूंढ कर मौजुआत तलाश करते रहे, मगर हर बहस चंद फिक्रों के बाद दम तोड़ जाती थी। वीरा को शिकवा था कि पुलिस वाले जहांगीर की ख्वाबगाह से शराब की सारी बोतलें समेट कर ले गए, वरना वो बादानोशी में मसरूफ रहकर सुबह तक चाको चुबंद रह सकती थी। उसने बजा तौर पर यह निशानदेही की थी कि मैं पिछले चंद दिनों से मैनोशी से गुरेज कर रहा था। उसे मैंने मजाक में टाल दिया, मगर हकीकत यह थी कि इस बारे में मुझ पर खुद सलामती की रूह तारी थी। मैं हेरोइन के शिकार होने वालों के दर्दनाक अंजाम से लर्ज कर शी के खिलाफ हुआ था। बुनियादी तौर पर मेरे वो एहसासात मंशियात के इस साहसी वबा के खिलाफ थे जो हमारे नौजवानों को तेजी के साथ मफलूज और नाकारा बना रही थी, जबकि मैं खुद शराब के नशे में मुब्तला था। ये लानत एक शौक से बढ़कर रफ्ता रफ्ता मेरी नागुज़ीर जरूरत बनती जा रही थी। मेरे असाब उसकी तलब में मुबतला रहते थे। यह एहसास होते ही मेरे जहन पर खुद मुलामती की एक लहर तारी हो चली थी। शराब की तलब उबरते ही मेरे जहन के किसी गोशे से मुलामत भरी तंबीह उबरती थी और मेरा बढ़ता हुआ हाथ रुक जाता था। मैं नहायत खामोशी के साथ अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाने की कोशिश शुरू की थी, मगर मुझे हैरत थी कि वीरा ने इस खामोश तब्दीली को भी महसूस कर लिया था। हम तीनों ने बेमकसद बातों पर सर खपाकर तवील होते हुए इंतजार की आसाब शिकन घड़ियां गुजारनी शुरू कर दी। सुबह 2:30 बजे के करीब संती इलाके की फिजा में रचे हुए धीमे मशीनी शोर के तसलसल में किसी हारन की तेज आवाज गूंजी तो हम चौंक पड़े। वो आवाज फैक्ट्री फाटक के करीब ही से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपनी जगह छोड़कर दोबारा तारीख बरामदे में पहुंच गया। अरशद ने दानिस्ता पुरशोर आवाज पैदा करके आईनी फाटक खोला। कार पर पहली नजर पड़ते मेरा दिल खुश हो गया। आने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर अव्वल खान नजर आ रहा था। उसके बराबर वाली सीट पर जहांगीर बैठा हुआ था। पिछली नशिस्त भी खाली नहीं थी। फोन बंद हो जाने के बाद हम लोग बाहर वालों से कटे हुए थे, लेकिन अव्वल खान ने शायद फैक्ट्री में पुलिस की मौजूदगी की खबर पाते ही अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया था। उसने स्टेशन 4 की नई इमारत में बैठे बैठे पूरे वाकयात का सुराग लगाया और फैक्ट्री से 3 अफराद की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही फैक्ट्री आने के बजाय मुतलका थाने की तरफ तोड़ पड़ा। उसने वहां क्या तूफान खड़ा किया होगा वो एक अलग कहानी हो सकती थी। अहम तरीन बात यह थी कि वो वक्त जाया के बगैर तीनों अफराद को थाने से निकाल लाया था। गाड़ी का इंजन बंद करके वो चारों चंद सानियों के लिए नीचे रुककर बशीरे से बातें करते रहे, फिर इमारत में दाखिल हो गए। हम तीनों उनके इस्तकबाल के लिए लपक कर जेनों पर पहुंच गए थे। खुदा का शुक्र है कि अव्वल खान ने हमें बेआबरूई से बचा लिया। सुल्तान शाह ने सामना होते ही बेसाख्ता कहा, वरना आज हमारी मिट्टी पलीद होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। सुल्तान शाह और जहांगीर अव्वल खान के साथ थे। वो तीनों ऊपर बैठने भी नहीं पाए थे कि STF के तीनों आदमी जहांगीर की बोतलों के वजनी थैले उठाए ऊपर आ गए। रेशम खान गालबन गाड़ी से उतरते ही अपनी जगह संभाल चुका था। सुल्तान शाह हैरत से मेरी तरफ देखे जा रहा था। आज की ये चोट मुझे उम्र भर याद रहेगी। अव्वल खान मुतासफाना आवाज में बोला, सब कुछ इतने मुनज्जम तरीके पर हुआ कि कोई भी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे हैरत यह है कि तुम खुली हुई छत पर होने के बावजूद पुलिस वालों से कैसे बच गए। बहुत मामूली सी हाजिर दिमागी थी, बात जहन में आई और मैं वीरा को लेकर तारीख के छज्जे पर उतर गया। उन्होंने मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक उधर झांकने की जहमत ही नहीं की और हम साहब बच गए। SHO की टोपी और पेटी के साथ रिवाल्वर भी हमारे सामने डाल दिया गया था। जहांगीर ने भराई हुई आवाज में बताया, इसको बहुत से मातहतों समेत मुअत्तल कर दिया गया। इनकी बहाली हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगी। अव्वल खान ने पूरे महकमे को हिला कर रख दिया था। इस वक्त भी SSP के ओहदे तक के सारे अफसर थाने में सर जोड़े बैठे हैं ताकि आइंदा किसी तसादुम का आदा न हो। मगर यह हुआ कैसे? मुझे गुजरे हुए वाकयात पर सख्त खलिश थी। बशीर और अरशद की शनाख्त को तस्लीम नहीं किया गया। मैं तो हमेशा इस बात पर रिश्क करता रहा कि तुम्हारे आदमियों को बदतरीन हालात में भी शहर भर में कहीं कोई रुकावट पेश नहीं आती। इत्तिफाक, अव्वल खान मुस्कुरा कर बोला। विलियम और राजर के कत्ल के बाद रूनुमा होने वाले वाकयात के हवाले से
मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि मुल्क के हर पुलिस अफसर को इस बात से आगाह करना अमलन मुमकिन नहीं है कि STF क्या है और ये किन लोगों की पुष्पनाई करती है। कानून से मुआवरा खुफिया इदारों के एहलकारों को सबसे बड़ी मुश्किल यही पेश आती है कि किसी भी वक्त कोई इनका जवाब तस्लीम करने से इनकार कर देता है और कोई अलमनाक सानिया रुनमा हो जाता है। SHO के दिमाग पर 15 लाख की इनामी रकम सवार थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बशीर और अरशद के इख्तियार को मुस्तरद करके वो क्या कर रहा है। तुम्हें यह शायद सुनकर दुख होगा कि यहाँ से ले जाए जाने वाली हर चीज उसने अपने हाथों से गाड़ी में ला दी है, तो क्या हथियारों की पेटी भी वापस लौटा देगी? गजाला ने ताज्जुब से पूछा। मैंने कहा ना कि हर चीज आ गई है। इस वक्त हम फर्जी शिकायत भी कर दें तो हमारी बताई हुई मजीद अशिया बाजार से खरीद कर लौटाई जाएंगी। अव्वल खान ने जोर देकर कहा, अब पुलिस वाले जहांगीर की फैक्ट्री से हमेशा दूर रहेंगे। मेरी तरह वो भी इस सबक को नहीं भुला सकेंगे। तुम्हारे आदमी बहुत होशियार और फर्शनास है, मैंने बजा तौर पर तारीफ करते हुए कहा। प्रताप को ले जाने वाले ने बाहर से हालात महम कर तुम्हें बर वक्त मुतल्ला न किया होता तो तुम्हें बहुत ताखीर से इस वाक़े का इल्म होता। इन्होंने फोन के तार नोच कर हमारे दस्ते बाजू काट दिए थे। फिक्र मत करो, अब वो खुद ही तुम्हारे फोन दुरुस्त करवाने के लिए भागे फिर रहे होंगे। आज मेरे आदमियों के साथ संगीन ज्यादती की गई है। अगर मैं इस वाक़े की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवा दूं तो कई अफसरों की नौकरियां जाती रहेंगी, लेकिन मैंने इस बात को यहीं खत्म करने का इरादा कर लिया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सुल्तान शाह बोला। पुलिस अचानक ही यूं क्यों चढ़ दौड़ी थी? इस बारे में छत पर पुलिस वालों की बातें सुन चुका था मैं, मगर खामोशी रहा। अव्वल खान की इतला ज्यादा मुस्तनद होनी चाहिए थी। किसी गैर मुल्की ने टूटी फूटी उर्दू में थाने के मुहर्रर को फोन पर इतला दी थी। अव्वल खान ने हम लोगों को आगाह किया। सबके ज़हनों में एक ही बात आई कि मुखबरी करने वाला कौंसल खाने का कोई मुलाजिम था। SHO का ख्याल था कि कौंसल खाने ने डैनी की गिरफ्तारी पर खतीर इनाम मुकर्रर किया है। वो लोग उसे हर कीमत पर पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन खुलकर खुद मैदान में भी नहीं आना चाहते। SHO को पक्की पकाई रोटी की सूरत में 15 लाख मिलने की उम्मीद बनी तो उसने तैयारी शुरू कर दी। इतना बड़ा इनाम ना होता या फोन करने वाला कोई मकामी होता तो एक फोन पर इतनी बड़ी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम्हारी दानिश में थाने को कौन फोन कर सकता था? वीरा ने पूछा। पैसे तो कोई भी हो सकता था, लेकिन दूसरों को डैनी की कमीनगाह की हवा भी नहीं लगी थी। इस राज से सिर्फ एलन और पीटर वाकिफ है। वो फोन कॉल उन्हीं की तरफ से की गई होगी। फैक्ट्री के नवाह में फायरिंग की जद से वो बचकर निकल गए, लेकिन उन्होंने पुलिस को तुम्हारे पीछे लगाकर बदला ले लिया था। बदला? वीरा ने तहकीर अमेज लहजे में कहा। मेरा तो ख्याल है कि वो कमीनगी के मुर्तकिब हुए। तुम जो चाहो समझ लो, मैंने अपनी राय जाहिर करती है। उन दोनों के सिवा कराची में कोई तीसरा फर्द नहीं है जो तुम्हारी इस पनागाह से वाकिफ हो। यह हमारी खुशकिस्मती है कि तुम लोग उनके वार से बाल बल बच गए हो। किसी वजह से मुझे पहुंचने में देर हो जाती और थाने के रिकॉर्ड में तुम लोगों की गिरफ्तारी का इंदराज हो जाता तो SHO की मर्जी के बगैर तुम्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता था। वो दोनों अब भी चैन से नहीं बैठे होंगे। जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि उनका वार खाली गया है। मैं साफ बचा रहा, मेरे जो साथी पकड़े गए वो भी थोड़ी देर में रिहा कर दिए जाएंगे। पता चलने दो। अव्वल खान ने बेपरवाही से मुझे तसल्ली दी। इन खबरों से उनके हौसले मजीद पस्त होंगे। उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि तुम यहाँ गहरे असर रसूख का मालिक हो। अमेरिकन बहुत बनाएंगे। वीरा कहका लगाकर बोली। उन्होंने जिम क्लार्क की मौत के बाद ही से रट लगाई हुई है कि यहाँ मुजरमों और इनके दुश्मनों से जानबदारी बरती जा रही है। इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना छोड़ दो, अव्वल खान ने संजीदगी से कहा। इस वक्त उनकी सोच बहुत जहरीली हो चुकी है। उन्होंने अफगानिस्तान की आजाद सरहदी पट्टी में मकामियों के वसाइल पैदा करने के लिए अफीम से हेरोइन बनाने की तरबियत दी। अफगानिस्तान को रूसियों का कब्रिस्तान बनाने की आरजू में उन्होंने मुस्तकबिल के भयानक खतरात पर गौर करने के बजाय वक्ती फायदों पर निगाह रखी। हेरोइन की बड़ी पैमाने पर तैयारी की खुफिया सरपरस्ती के साथ उसकी मार्केट भी पैदा करते रहे और अब हेरोइन की अंधी आमदनी रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान की तहवील में आने लगी है। तो इन हरामजादों को दर्द जिगर शुरू हो गया। हेरोइन की आमदनी पाकिस्तान की तहवील में। वीरा ने हैरत से दुहराया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तानियों का जिक्र किया होता तो बेहतर रहता। मैं खुद दर्जनों ऐसे पाकिस्तानियों से वाकिफ हूं जो अफगानिस्तान से लाई जाने वाली हेरोइन और हथियारों के हेर फेर में अरबपति बन चुके। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, अव्वल खान तल्खी से बोला। ये इनकी मुतसिबाना बल्कि जहरीली सोच है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान हेरोइन की गैर कानूनी तिजारत से भारी सरमाया हासिल करके दुनिया भर की खुली मंडियों से नकद अदायगी पर ऐसे आलात और खाम मवाद खरीद रहा है जो उसकी जौहरी इस्तेदाद में रोज बरोज इजाफा करके इसे इनकाम पल्ला बनाते जा रहे हैं। ये बातें मैं मुद्दतों से सुनता आ रहा हूं, मगर आज मैंने पहली बार अपनी जुबान खोली है। पूरी अमेरिकन कौम में यही जहर फैलाया जा रहा है। कोकीन की तैयारी के लिए अमेरिका से हजारों टन एथीन और एथाइल एथर कोलंबिया भेजने वाले तिजारती इदारों की पर्दापोशी की जाती है, लेकिन मंशियात के छोटे से छोटे पाकिस्तानी कैरियर को भी हेरोइन के आलमी स्मगलर के रूप में पेश किया जाता है। पाकिस्तान के हक में ये भेड़िए बने हुए हैं और इसकी जायज बात को भी गलत रंग में उछालते हैं। इन्होंने अपना एक तसव्वुर बना लिया है कि पाकिस्तान में कानून की कोई अमलदारी नहीं है। यहाँ हर काम ताकत और गुंडागर्दी या फिर पैसे के बल पर किया जा सकता है।
इनके बारे में सोचकर अपनी ज़हनों को मत थकाओ। मुझे खुशी है कि आज तुम मेरे सामने खुलकर बोले हो। वीरा ने अव्वल खान की तलखो तुरश तकरीर पर मुसर्रत से कहा, मेरा बाप अमेरिकन था, मैं खुद भी उसी सरजमीन की पैदावार हूं, मगर मैं तुम्हारे रोशन ख्यालात से 100% मुत्तफिक हूं। ये खुला अंधेर है कि वाशिंगटन में मंशियात के बेताज बादशाह व्हाइट हाउस की मेहमानदारी से फैज़याब होते हैं और वाशिंगटन वाले इस्लामाबाद से हर छोटे बड़े स्मगलर को अपनी तहवील में देने का मुतालबा करते हैं। हैरत इस वक्त होती है जब लोग कान दबाकर मतलूबा मुलजिमों को उनके हवाले कर देने में आफियत महसूस करते हैं। मुजरिम बल्कि मुलजिम उनके हवाले ना किया जाए तो वही होता है जो लीबिया के क़ज़ाफ़ी के खिलाफ होता रहा है। आबादी और सदारती महल पर बमबारी की जाती है, नशर अशात के हर जरिए से अबलीसी किरदार कशी की जाती है। सुल्तान शाह कंधे उचकाकर बोला, क़ज़ाफ़ी को तो आला तरीन सरकारी सतह पर पागल, जनूनी, वैशी बल्कि लूती तक कहा जा चुका है, लेकिन उसके लोग फिर उससे प्यार करते हैं। मैं हिसास मौज़ूआत पर बहुत कम बोलता हूँ। अव्वल खान कदरे पुस्कून होकर बोला, तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे हम वतनों की सफाकियों का जिक्र करने से गुरेज करता रहा हूँ, क्योंकि हम रवादारी और बकाए बहामी में यकीन रखते हैं। आज मैं इसलिए बोला कि अपने बाप के कत्ल के बाद तुम अपनी पुरानी शहरियत से दस्तबरदार हो चुके हो। अमेरिकन दुनिया भर में अपनी तहजीब, तरक्की और शख्सी आज़ादियों का टंटोरा पीटते रहते हैं। इन्होंने कुर्राए अर्ज पर ऐसा सहर तारी किया है कि हर शख्स इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने में फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन मेरी नज़रों में अमेरिकन तहजीब और इस दुनिया का सबसे बड़ा नासूर है। पूरे यूरोप के डाकुओं, कातलों और भगोड़ों की नस्लें वहाँ आबाद हैं। अपने अपने मुआशरे की इन बागियों ने अमेरिका में फैल कर वहाँ के असल बासियों को मजीद घने जंगलों में धकेल कर अछूत बना दिया है। वो रेड इंडियन कबाइल को इंसानी हमदर्दी के नाम पर मुफ्त तंबाकू और सस्ती शराबें फराम करते हैं ताकि वो दिन रात नशे में डूब कर दुनिया से कटे रहें। मुसावात और तरक्की के नारे उस वक्त भले मालूम होते हैं जब इन नेमतों के असरात पुराने मकामियों पर भी नजर आते हैं। इन बेचारों को बेरहमी से भुला दिया गया है। फिल्मों और कहानियों में इनकी बर्बरियत की तशहीर करके इन्हें काबिल नफरत बना दिया गया है। वो अमेज़न के घने जंगलात में रहते हैं जहाँ तशहरी कैमरे जाते हैं, ना बाहर से आने वालों का गुजर होता है। हर आने वाला शहरों की रौनक और चमक दमक से मरूब होकर रह जाता है। आज़ादी के मीनार पर चढ़ने वालों को जंगलात की तारीकियों में हैवानी जिंदगी गुजारने वाले वो कबायली नजर नहीं आते जिन्हें इनकी आबाई रसूम का कैदी बनाकर आहिस्ता आहिस्ता मादूमी के समंदर में धकेला जा रहा है। यह अमेरिका का एक नया ही रुख है। वीरा ने एतराफ़ किया, मैंने वहीं पैदा होने और अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बावजूद कभी इस नई दुनिया के असल वारसों के बारे में नहीं सोचा। हर तरफ फैली हुई चकाचौंध में कोई उनकी पसमानदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर इन बेचारों को एक तहजीबी साजिश के तहत जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है तो यह अमल काबिल नफरत है। सुनो, जहांगीर अपनी जगह छोड़कर बोला, तुम लोग इतनी महवियत से दुनिया भर के तारीख और जोग्राफिया का पोस्टमार्टम कर रहे हो जैसे डॉक्टर ने तुम्हें तलुए आफ्ताब का मंजर अपनी आंखों से देखने की हिदायत की हो। मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं सारी रात यहाँ बैठा रहूं। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जरूर जाओ, तुम्हारी ख्वाबगाह कबाड़खाना बनी हुई है। वीरा ने उसे चिढ़ाया, मैं कालीन या फिर फर्श पर सो लूंगा। वह थके हुए कदमों से अंदर की तरफ चल दिया। थाने से तुम्हारा जखीरा वापस आ गया। मुझे अंदाजा था कि तुम ज्यादा देर तक 4 माकूल आदमियों की महफिल में नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारी बोतलों में बड़ी मकनातीसी कशिश है, वीरा बोली। जहांगीर ने उसके तबसरे का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की और मुड़कर देखे बगैर अपनी ख्वाबगाह की तरफ गायब हो गया। जहांगीर ठीक ही कह रहा था। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाल के कहा, 4 बजने वाले हैं, मुझे भी वापस चलना चाहिए। बिला वजह आज की रात बेकारी होगी। अब मैं घर जाकर आराम करूंगा। इसी के साथ सब अपनी जगह छोड़कर उठ खड़े हुए। जाने से पहले अव्वल खान ने अपने तीनों आदमियों को निगरानी और बारी बारी आराम करने के बारे में ब्रीफिंग दी। मैंने उसे एलन की तलाश पर किसी को मामूर करने के बारे में याद दहानी करवाई और वह सबसे हाथ मिलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। बातों में एक अहम नुक्ता रह गया, उसकी वजाहत नहीं हुई तो मुझे सुकून से नींद नहीं आ सकेगी। वीरा ने किसी फौरी ख्याल के तहत बढ़कर अव्वल खान से कहा, जल्दी से कह जाओ क्या कहना चाहती हो। अग्नेशन से चाबी हटा के बोला, डैनी की गिरफ्तारी के लिए पूरा थाना ही यहाँ चढ़ाया था। नीचे से ऊपर तक सबको मालूम हो चुका है कि हम सब यहाँ मुकीम हैं। इनके जरिए ये बात जरूर फैलेगी। मैं समझ गया। वो वीरा की बात काट कर बोला, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि तशहीर के बाद तुम लोग यहाँ रुके रहो। आज की रात बसर कर लो, कल किसी नए बंदोबस्त के बारे में सोचेंगे। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को खुले हुए फाटक से बाहर लेता चला गया। इसे अलविदा कहने के चक्कर में मैं आगे बढ़ा तो टेलीफोन के करीबी खंबे पर 2 आदमी चढ़े हुए नजर आए। वो टार्च की रोशनी में फोन की लाइनें मुरम्मत करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग पुलिस की गाड़ी के साथ आया है। रेशम खान ने फाटक बंद करने के बाद हमारे करीब आकर राजदारी से कहा, तार जोड़कर अंदर भी आएगा। इन्हें मुंह लगाने की जरूरत नहीं। मैंने नागवारी से कहा, दफ्तर में रखे हुए फोन चेक करके इन्हें वापस लौटा देना। अब बाहर का कोई आदमी फैक्ट्री में नहीं आएगा। मोतीलाल यूं ही भूखा प्यासा रहेगा। जीने तय करते हुए गजाला ने पूछा, पड़ा रहने दो। मैंने सख्ती से कहा, अगर गोदाम में
पले हुए चूहे उसे खत्म करने में कामयाब हो गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। नकात में वो ज्यादा अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जहांगीर पहले ही अपनी ख्वाबगाह में पहुंच चुका था। ऊपर जाने के बाद गजाला और वीरा भी अपने कमरे में घुस गई। मैं सुल्तान शाह के साथ अपने कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की हालत बहुत अबतर थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि सुल्तान शाह के साथ मिलकर फैले हुए सामान को करीने से समेटने की मुशक्कत करता। मैं तकिया लेकर फर्शी कालीन पर ही तराज हो गया।